हेलो फ्रेंड्स एंड मेडर्सडेन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102 टीके। इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें शॉर्ट में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग हर एक क्वेश्चंस के आंसर के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो इसका सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग ये टाइम आ गया है कि अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें। तो इस वीडियो में हम लोग 25 शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में आंसर के सहित बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वो क्या होता है और उसके हमारे क्या एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग यहाँ पे एक तरह से वो सीरीज ऑफ जो हमारी प्रोसेसेस हैं वो करते हैं। अगर कोई हमारे पास सब्सटेंस है उसका जो आइडेंटिफिकेशन वहां पे करने के लिए, उसका वो डिटर्मिनेशन करने के लिए, उसका एक तरह से क्वांटिफिकेशन करने के लिए और उसका जो होता है प्यूरिफिकेशन वो वहां पे एक तरह से करने के लिए हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। और अगर कोई हमारे पास होता है मिक्सचर या हमारे पास होता है वो सोल्यूशन, उसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको वहां पे अलग करने के लिए भी हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की टेक्निक को यहाँ पे उपयोग करते हैं। और अगर कोई केमिकल कंपाउंड होता है तो उसके स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को उपयोग करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वो हमारी प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री है उसकी एक ब्रांच है, जिससे जो भी हमारे अलग अलग सब्सटेंस है उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, वो डिटर्मिनेशन है, क्वांटिफिकेशन है या एक तरह से हमारा होता है प्यूरिफिकेशन, उसको करने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे यूज करते हैं। और अगर कोई हमारे पास होता है वो सोल्यूशन या मिक्सचर होता है, उसके अंदर के कंपोनेंट को भी अलग अलग करने के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जो अलग अलग टेक्निक्स हैं उनको यहाँ पे उपयोग करते हैं। और केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग अलग अलग जो हमारे होते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मेथड्स उनको यहाँ पे उपयोग करते हैं। अब हम लोग इसके अगर एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें भी हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज करते हैं। अलग अलग जो हमारी टेस्टिंग है, स्टडीज हैं उनको वहां पे करने के लिए जो हमारी फूड इंडस्ट्री है उसमें भी जो हमारे एक तरह से फूड के पैरामीटर्स हैं उनको वहां पे चेक करने के लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को हम लोग उपयोग करते हैं। जो हमारा होता है एक तरह से सकते हैं पोल्यूशन के कंट्रोल में जो हमारा होता है पोल्यूटेंट, उसका जो लेवल है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को उपयोग करते हैं। जो भी हमारी अलग अलग होती है एक तरह से जो होती है बायो हमारी मेडिसिन होती हैं उनको भी वहां पे उनकी एनालिसिस में हम लोग इसको यूज करते हैं। और जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी है उसमें भी हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को अधिकतर उपयोग करते हैं। जो भी होती है हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन उनको वहां पे मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा है अगला एक तरह से क्वेश्चन है, ये है हमारा डिफाइन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये अक्सर एग्जाम में बार बार जो है पूछा जाता है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और हमारे जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स वो क्या होते हैं। तो जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं ये हमारे ऐसे यहाँ पे एक तरह से वो सब्सटेंस होते हैं वो जिनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे एक तरह से वो नोन होती है या इनकी जो प्योरिटी है वो यहाँ पे काफी हाई 99.9% के आसपास ये यहाँ पे एक तरह से होते हैं, वो प्योर होते हैं। और इनको जब हम लोग जो हमारा नोन वॉल्यूम ऑफ हमारा सॉल्वेंट होता है उसके अंदर वहां पे वो डिसॉल्व करते हैं तो उससे जो हमें वहां पे प्राप्त होता है एक तरह से सोल्यूशन, वो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन वहां पे एक तरह से कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स है ये ऐसे हमारे सब्सटेंस है जो कि हाईली प्योर होते हैं या इनकी कंसंट्रेशन हमें एग्जैक्टली नोन होती है और इसको जब हम लोग नोन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये फिर हमें एक स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन है उसका हमें वहां पे प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है एक तरह से सोडियम हमारा कार्बोनेट है, जिंक क्लोराइड होता है, वो सिल्वर वो नाइट्रेट होता है या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऐसे हमारे सब्सटेंस हैं जिनको हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं। और जो हमारे वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं ये हमारे यहाँ पे ऐसे वो सब्सटेंस होते हैं वो जिनको हम लोग जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनसे वहां पे एक तरह से वो कंपेयर करके इनका स्टैंडर्डाइजेशन करने का काम करते हैं। या आसान तरीके से कह सकते हैं कि ये हमें हाईली प्योर फॉर्म में देखने को प्राप्त नहीं होते हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमें एग्जैक्टली नोन यहाँ
पे नहीं होती है और इनका हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन इसीलिए इस प्लेस पे यहाँ पे करते हैं और इसका जो भी हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स है उनसे वहां पे इसका एक तरह से कंपैरिजन करके हम लोग इनकी जो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है या स्टैंडर्डाइजेशन करने का काम करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी और जो हमारा प्रिसीजन है उसको आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो हमारा एक्यूरेसी है वो क्या है, द एक्यूरेसी ऑफ है वो डिटर्मिनेशन और वो मे बी डिफाइंड एज हाउ क्लोज द ऑब्जर्व वैल्यू इज टू द रियल आर ट्रू आर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो जो भी हमारी ऑब्जर्व जो वैल्यू है वो हमारी जो रियल यहाँ पे वैल्यू है हमारी जो होती है वो ट्रू वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू है उसके कितना पास में है, वो हमारे वहां पे हमारी जो एनालिसिस है उसकी वहां पे एक्यूरेसी एक तरह से कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा रियल या ट्रू या हमारी प्रोबेबल वैल्यू है उसके कितना पास में हमारी जो एक तरह से वो डिटर्मिनेशन की हमारी जो एक तरह से वैल्यू है या ऑब्जर्व जो हमारी वहां पे वैल्यू है वो उसके कितना पास में है, वो वहां पे हमारे उस एनालिसिस की एक्यूरेसी हमारी सिंपली कहलाती है। और अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट वो प्रिसीजन, तो हमारा वो जो होता है वो प्रिसीजन और वो मे बी डिफाइंड एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सीरीज ऑफ द वो मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। तो अगर कोई एक सेम हमारे पास क्वांटिटी है और उसके हम लोग अलग अलग अगर एक तरह से वो मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारे जो होते हैं वो मेजरमेंट वो एक दूसरे के कितना पास एक तरह से आ रहे हैं, जो हमारी एक तरह से वैल्यू है वो एक दूसरे के कितना एक तरह से पास है, वो हमारा उस एनालिसिस का एक तरह से वो प्रिसीजन वहां पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे आसान वो तरीके से बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हमारा हम ये मानते हैं कि ये एक हमारा कोई वो टारगेट है और इस कंडीशन में ये हमारा इसका है वो सेंटर एक तरह से वो पॉइंट है, तो इस प्लेस पे अगर हम लोग एक तरह से एक हमारा जो हमारा वो निशानेबाज है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक तरह से वो निशाना वो लगाता है, तो इस कंडीशन में क्या है कि एक उसने यहाँ लगाया, एक इस प्लेस पे और एक इस प्लेस पे, तो ये हमारा जो भी हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा जो हमारा टारगेट है उसके एक तरह से पास में है। उसके बाद में एक हमारे पास वो निशानेबाज है उसने एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया, तो इस कंडीशन में इनके जो हमारा एक तरह से ये है इसमें जो हमारा वो रीडिंग है एक दूसरे के वो के एक तरह से पास आ रही हैं, बट जो हमारा है ट्रू वैल्यू उससे वो वहां पे अगर वो दूर भी है तो उस कंडीशन में ये जो हमारा वो होगा वो डिटर्मिनेशन ये हमारा कहलाएगा वो प्रिसाइज। और इस कंडीशन में ये इसकी जो अलग अलग एक तरह से टारगेट है वो एक दूसरे के वो काफी वो दूर है, बट जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके ये यहाँ पे काफी पास में है, तो इस कंडीशन में ये जो हमारा होगा एक्यूरेट यहाँ पे कहलाएगा। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा ट्रू एक तरह से हमारी वैल्यू है, हमारी रियल जो वैल्यू है या मोस्ट प्रोबेबल जो हमारी वैल्यू है उसके कितना पास में हमारी ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है, वो हमारा जो डिटर्मिनेशन है उसकी एक्यूरेसी वहां पे कहलाता है। और अगर कोई हमारे पास है एक तरह से वो सेम सब्सटेंस है, सेम क्वांटिटी है और उसके हम लोग अलग अलग एक तरह से वो मेजरमेंट करते हैं, तो वो हमारे जो मेजरमेंट है वो एक दूसरे के कितना पास में है, वो हमारे एनालिसिस का वहां पे प्रिसीजन सिंपली एक तरह से कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये यहाँ पे वो गलत लिख गया है, ये हमारा यहाँ पे होना चाहिए था जो हमारे वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स है, हालांकि वो कौन से होते हैं, ये हमारा HCl होता है, H2SO4 होता है, EDTA होता है, वो सेरिक अमोनियम जो सल्फेट है ये हमारे वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ पे आ गया है, तो इसको आप लोग अपने जो नोट्स है उसमें ठीक कर लीजिएगा, मैं भी अपने नोट्स में इसको आप लोगों को ठीक करके प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है वो डिफाइन द मोलैरिटी एंड राइट द फार्मूला ऑफ मोलैरिटी। तो इस कंडीशन में पहले हमें जो हमारा होता है मोलैरिटी उसको यहाँ पे डिफाइन करना है और इसका फार्मूला भी हमें यहाँ पे देना है। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा होता है यहाँ पे एक तरह से मोलैरिटी है उसकी जो डेफिनेशन है उसके हम लोग यहाँ पे बारे में बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ वो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड द मोलैरिटी। तो हमारे 1 लीटर एक तरह से वो सोल्यूशन में कितने मोल ऑफ हमारे होते हैं सॉल्यूट, वो हमारी जो सोल्यूशन है उसकी कहलाती है एक तरह से मोलैरिटी, और इसको हम लोग कैपिटल M से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और इसका जो हमारा फार्मूला है दैट इज द ये हमारा है दैट इज द मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन
लीटर। उसके बाद में यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे ये इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनको आप वो दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जो हमारा वो नॉर्मेलिटी है वो क्या होती है, द नॉर्मेलिटी ऑफ वो सोल्यूशन इज वो गिवन बाय द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो हमारे 1 लीटर हमारा जो होता है वो सोल्यूशन होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे जो सॉल्यूट है उसका वहां पे है, वो हमारे जो सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी सिंपली कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है दैट इज द वो नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन द लीटर। तो ये हमारे 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। तो हमारी जो एरर है वो कितने टाइप्स की होती हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको वो लिखना है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से 2 तरीके से वो लिख सकते हैं कि जो भी हमारी अलग अलग यहाँ पे एरर है, हमारी वो डिटर्मिनेंट और जो हमारी होती है इनडिटर्मिनेंट हमारी एरर है, इनको आप वो लिख करके एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं, या जो हमारी है एरर उसको एक्सप्लेन करके इन दोनों के टाइप को भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एरर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो आपकी एरर है वो क्या होती है और कितने टाइप्स की होती हैं। तो उस कंडीशन में आपको डेफिनेशन भी लिखने की यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हाँ, द एरर वो में बी डिफाइंड एज वो डेविएशन और डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू आर स्टैंडर्ड वैल्यू। तो जो हमारी ट्रू या स्टैंडर्ड जो हमारी होती है एक तरह से वैल्यू, और जो हमारी यहाँ पे एक तरह से होती है वो मेजर्ड जो हमारी यहाँ पे एक तरह से वैल्यू होती है, उनके बीच में कितना डिफरेंस या डिविएशन है वो हमारी एनालिसिस में सिंपली एरर कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी होती है एरर्स, इसको हम लोग यहाँ पे 2 क्लास में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा दैट इज कॉल्ड द वो डिटर्मिनेंट, या हम लोग इसको सिस्टमिक हमारी जो एरर है वो कहते हैं, और दूसरा है हमारा इनडिटर्मिनेंट, या इसको हम लोग जो रैंडम एरर है उसके नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इनके भी एक तरह से बारे में आप लोग हल्का हल्का सा वो देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ये हमारा वो मेंशन द मेथड टू मिनिमाइज द एरर। वो हमारे कौन कौन से मेथड हैं जिनको यूज करके हम लोग अपनी जो एरर है उसको यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा वहाँ पे एनालिसिस है उसमें जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे उपयोग करते हैं, ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं, उनको हम लोग उस प्लेस पे प्रॉपरली अगर वो कैलिब्रेट स्टार्टिंग में ही वहाँ पे वो कर लेते हैं, और जो उसका वहाँ पे करेक्शन होता है उसको अगर हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग जो हमारी एरर है उनको यहाँ पे एक तरह से कम यहाँ पे कर सकते हैं। जो हमारी वो लैब्स होती हैं उनमें जो हम लोग स्पेक्ट्रो जो हमारे होते हैं एक तरह से फोटोमीटर्स, या जो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल एक तरह से हमारा जो होता है बैलेंस होता है, उसको हम लोग हमारी स्टडी को वहाँ पे स्टार्ट करने से पहले अगर प्रॉपरली वहाँ पे कैलिब्रेटेड एक तरह से कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग एरर को कम से कम यहाँ पे कर सकते हैं। और जो हमारे अलग अलग हम लोग जो यूज करते हैं, पीपेट हमारा हो गया, वो ब्यूरेट हो गया, हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक तरह से फ्लैश हो गया, वो थर्मामीटर हो गया, ये सब भी यहाँ पे प्रॉपरली अगर वहाँ पे कैलिब्रेटेड होते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग जो हमारी एरर है उनको यहाँ पे आसानी से मिनिमाइज हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो हमारे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनके ऊपर उनकी जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम लोग जो हमारे वो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन होती है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिजिट वो नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ वो मेजरमेंट कंसिस्टेंट विद द मेजर्ड प्रिसीजन। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा एक तरह से होते हैं एक तरह से वो मेजरमेंट है उसका जो रिजल्ट है उसको वहां पे प्रॉपरली एक हम कह सकते हैं प्रिसीजन के साथ में डिफाइन करने के लिए कितने नंबर ऑफ डिजिट्स वहां पे वो नेसेसरी होती हैं हमारे वो रिजल्ट की, वो हमारा वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर सिंपली यहाँ पे कहलाता है। और जो हमारा यहाँ पे वो 0 होता है ये एक प्रकार का वो सिग्निफिकेंट हमारा फिगर होता है। अगर वो जो भी हमारा वहां पे एक तरह से फिगर है उसके अगर वहां पे पहले वो लगा है, तो उस कंडीशन में वो केवल जो वो डेसिमल के हमारा पॉइंट है उसको इंडिकेट करने के लिए होता है। तो उस कंडीशन में वो वहां पे सिग्निफिकेंट हमारा फिगर वो नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग उसको वहां से हटाना चाहें तो हम लोग जो हमारी होती है यूनिट उनको चेंज करके उसको आसानी से हटा सकते हैं। बट अगर
जो हमारा यहाँ पे वो 0 होता है, वो अगर जो हमारे एक तरह से हमारे हम कह सकते हैं जो हमारा होता है फिगर, उसके अगर यहाँ पे पीछे वो लगा है तो उस कंडीशन में वो हमारा वो सिग्निफिकेंट यहाँ पे एक तरह से फिगर होगा। तो आसान तरीके से अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें जो आगे के वो 0 है ये हमारे वो सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो यहाँ पे नहीं है, बट जो इसके पीछे के 0 है वो यहाँ पे हमारे वो सिग्निफिकेंट हमारे फिगर होते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमने किया है एक्सपेरिमेंट, उसके जो भी हमारी रीडिंग आती है उसको वहां पे अच्छे से जो हमारा होता है प्रिसीजन उसके साथ में एक्सप्रेस करने के लिए हमारे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा वहां रिक्वायर्ड होता है, वो हमारे उस रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर वहां पे एक तरह से कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा अगला क्वेश्चन कि हमारे पास यहाँ पे एक तरह से वो क्वेश्चन है कि जो हमारा वो 0.1 इंटू 0.2 है, इसका हमारा वो सिग्निफिकेंट जो यहाँ पे फिगर है वो कितना है। और अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें हमारा है 0.1 अपॉन 0.2, इसका भी जो हमारा वो सिग्निफिकेंट हमारा फिगर है वो यहाँ पे क्या है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं एक तरह से हम करते हैं एक तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में इसका जो हमारा वो सिग्निफिकेंट एक तरह से होगा फिगर, ये हमारा यहाँ पे होगा 2। और इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो हमारा वो सिग्निफिकेंट एक तरह से फिगर होगा वो हमारा होगा 3। तो अगर हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन इंडिकेटर एंड गिव एग्जांपल्स। तो अगर हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारी एक ऐसी ऑर्गेनिक यहाँ पे वो डाई होती हैं, वो जो भी हमारा वहां पे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है उस पे एक तरह का हम कह सकते हैं कि उनके जो कलर है उसमें हमें एक तरह का विजुअल चेंज देखने को प्राप्त होता है। और ये हमारे एंड पॉइंट को यहाँ पे एक तरह से सिग्नल करने का काम करती हैं। जब हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आता है तो उस पे उनका वहां पे कलर चेंज हो जाता है और वो हमारे एंड पॉइंट को इंडिकेट करने का काम करती हैं कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक ऐसी डाइज होती हैं जो कि हमारे टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पे उनके कलर में हमें चेंज देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारा होता है एक तरह से फिनोल्फथलीन है और जो हमारा होता है यहाँ पे मेथिल ऑरेंज, ये हमारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको हम लोग अधिकतर अपने एसिड बेस टाइट्रेशन में यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो डिफाइन एंड पॉइंट एंड इंडिकेटर। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा एक तरह से एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है और इंडिकेटर्स हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एंड पॉइंट क्या होता है, एट द इक्विवेलेंस point of the titration and exactly equivalent amount of the titrant has been added to the sample। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा जो टाइट्रेशन है उसका हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है वो जब हम लोग जो भी हमारा टाइट्रेंट है उसकी एग्जैक्ट अमाउंट हमारा एक तरह से जो एनालाइट है उसके साथ में हमारा जो टाइट्रेंट है उसकी एग्जैक्ट अमाउंट जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो हमारा उस टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस वहां पे एक तरह से जो पॉइंट है वो वहां पे कहलाता है। और इस कंडीशन में क्या है वो द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट एट विच द कंप्लीट ऑफ द रिएक्शन इज मार्क्ड बाय द सिग्नल इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। और इस कंडीशन में ये हमारा एक तरह से एक्सपेरिमेंट का वो पॉइंट होता है जो कि इस चीज को उस प्लेस पे एक तरह से करता है, हम कह सकते हैं कि मार्क करता है कि जो भी हमारे टाइट्रेशन हमारी रिएक्शन है वो वहां पे कंप्लीट हो गई है, उसको वहां पे इंडिकेट करने का काम करता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है वो ऐसा वहां पे पॉइंट होता है जिसपे हमारी रिएक्शन वहां पे कंप्लीट हो जाती है और जो भी हम इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं अपने टाइट्रेशन में वो उस एंड पॉइंट पे अपना जो कलर है उसको चेंज करने का काम करता है। तो आसान तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि अब हम लोग इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर भी हम लोगों ने इसके एक तरह से बारे में यहाँ पे बात किया था। जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं ये हमारी ऐसी ऑर्गेनिक यहाँ पे वो डाई होती है जो कि जो भी हमारा एंड पॉइंट होता है उस पे इसका जो हमारा वो कलर है वो हमें चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग जो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन है उसमें जो हमारे इंडिकेटर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इनका जो हमारा कलर है जो हमारा एसिडिक वहां पे होता है वो सोल्यूशन होता है उसमें इसका जो कलर है वो हमें अलग देखने को प्राप्त होता है और जो हमारे होते हैं बेसिक सोल्यूशन उसमें उसका कलर हमें अलग देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से कहे तो जो भी हमारे इंडिकेटर्स हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में वो एसिडिक जो सोल्यूशन है उसमें उनका कलर कुछ और होगा और हमारा जो होता है बेसिक सोल्यूशन उसमें उसका कलर कुछ और हमें देखने को प्राप्त होगा और ये हमारे टाइट्रेशन को जो हमारा कलर चेंज है उसके थ्रू हमें बताने का काम करते हैं।
अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई एसिड बेस टाइट्रेशन। तो ये भी अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है कि एसिड बेस को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो एसिड बेस का जो हमारा टाइट्रेशन है उसको हम लोग यहाँ पे 4 तरीके से क्लासिफाई करने का काम करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है ये है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हम लोग जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन करते हैं तो वो हमारा इस जो कैटेगरी है उसमें आता है। दूसरा है हमारा टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। तीसरा है हमारा टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड विद स्ट्रॉन्ग बेस। और अंतिम है हमारा टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारा यहाँ पे टाइट्रेशन है वो हमारे किस एसिड से किस एसिड के साथ में हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, स्ट्रॉन्ग एक तरह से बेस के साथ में हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में हो रहा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हो रहा है, या वीक एसिड वीक बेस के साथ में हो रहा है। उसके अनुसार हम लोग अपने टाइट्रेशन को यहाँ पे क्लासिफाई करने का काम करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी थ्योरी। तो जो हमारी ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी थ्योरी है उसके अनुसार हम लोग एसिड बेस को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी थ्योरी जो हमारे एसिड्स होते हैं वो हमारे ऐसे एक तरह से मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जो कि जो हमारा होता है प्रोटॉन उसको डोनेट करने का काम करते हैं, H+ आयन को डोनेट करने का काम करते हैं, वो हमारे एसिड्स होते हैं। और जो हमारे यहाँ पे बेस होते हैं वो हमारे ऐसे एक तरह से मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को H+ आयंस को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी थ्योरी जो भी हमारे एसिड्स हैं वो प्रोटॉन को यहाँ पे डोनेट करते हैं और बेस हमारे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला एक तरह से क्वेश्चन है वो गिव एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड एस्टिमेटेड बाय द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इसमें हमें उन कंपाउंड्स के बारे में बात करना है, एक तरह से उनका नाम हमें यहाँ पे देना है जिनको हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज करके एस्टिमेट करने का काम करते हैं। तो जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है उसको हम लोग जो हमारा होता है सोडियम हमारा बेंजोएट है उसके एस्टिमेशन में उपयोग करते हैं। जो हमारा एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड होता है हमारा एक तरह से परक्लोरिक हमारा एसिड होता है। टर्सरी जो यहाँ पे अमीन्स होते हैं उनको यहाँ पे एस्टिमेट करने के लिए हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन गिव डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो जो हमारे अलग अलग प्रकार के रिडॉक्स टाइट्रेशन होते हैं उनके एक तरह से बारे में यहाँ पे हमको एक तरह से लिखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशन है उनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है यहाँ पे एक तरह से जो होता है परमैग्नोमेट्री है, हमारा वो सेरीमेट्री है, हमारा आइडिमेट्री है, आइडोमेट्री है, हमारा होता है एक तरह से ब्रोमोमेट्री है, जो हमारा वो डाइक्रोमेट्री है, और जो हमारा होता है आइडोटोमेट्री वो हमारे ऐसे ऐसे टाइट्रेशन है जिनको हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन के रूप में यहाँ पे क्लासिफाई करने का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, उसके बाद ब्लैंक है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व ब्लैंक है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर हम लोग इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन का हमें लॉस देखने को प्राप्त होता है। अगर जो हमारा है कंपाउंड उससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन वहां पे कहलाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हमारा रिडक्शन सिंपली कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्या है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसके हमारे क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हमको एक तरह से वो लिखना है। तो जो हमारे एक तरह से हार्ड हमारे एक तरह से वाटर्स होते हैं उनके अंदर जो भी हमारे एक तरह से अमाउंट भी हमारे जो एलिमेंट हैं जो भी हमारे एक तरह से होते हैं वो मेटल्स होते हैं उनका जो अमाउंट है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो हमारी होती है फार्मास्यूटिकल एक तरह से इंडस्ट्री होती है उसमें जो भी हमारी एक तरह से ड्रग है उसमें हमारा कितना होते हैं एक तरह से जो है हमारे मेटल की कंसंट्रेशन वो कितना है उसको भी यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो भी हमारा होता है वो टाइटेनियम हमारा वो डाइऑक्साइड होता है जिसको हम लोग जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उनमें यहाँ पे उपयोग करते हैं, उसकी भी जो एनालिसिस है उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन
क्वेश्चन को यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो हमारा यहाँ पे होता है एक तरह से हम कह सकते हैं यूरिन का सैंपल है, उसकी भी जो एनालिसिस है उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को उपयोग करते हैं। और हमारे अधिकतर जो होते हैं तरह से एनालिटिकल वो केमिस्ट्री है, उसमें हम लोग जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसको यहाँ पे वाइडली यूज करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। जो हमारे मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट हैं वो क्या होते हैं, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे मास्किंग यहाँ पे एजेंट होते हैं, ये हमारे एक तरह से ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो जो कि जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे होते हैं यहाँ पे मेटल्स होते हैं, हमारा जो टाइटेंट है उसके वो साथ में एक तरह का हम कह सकते हैं स्ट्रांग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो हमारे मास्किंग एजेंट हैं वो ऐसे सब्सटेंस है जो कि हमारे जो एक तरह से टाइटेंट हैं उनके साथ में जो हमारे होते हैं एक तरह से मेटल, उनसे स्ट्रांग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का काम करते हैं। तो अभी भी अब आप लोगों को शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, तो जो हमारे टाइटेंट हैं उनके साथ में वो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म करते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो वो एक तरह से वो मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं उनके कंपैरिजन में। तो इसमें जो हमारा एक तरह से होता है वो सल्फेट होता है, हमारा एक तरह से फ्लोराइड, ऑक्सलेट है, ये सब हमारे मास्किंग हमारे एक तरह से एजेंट्स होते हैं। और अगर हम लोग जो हमारे वो डी मास्किंग यहाँ पे एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे यहाँ पे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि मास्क्ड हमारे होते हैं मेटल आयंस, उनको रिलीज करने का काम करते हैं, मास्किंग को खत्म करने का यहाँ पे एक तरह से काम करते हैं। और इनको जब हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो इस कंडीशन में जो भी हमारे होते हैं वो है एक तरह से वो मेटल आयन जो कि अभी तक यहाँ पे थे एक तरह से मार्च थे, उनको वो वहां पे फ्री करने का काम करते हैं, जिससे कि वो जो हमारी रिएक्शन है उसमें वहां पे एक तरह से फिर से इंटर हो सके, उसके लिए उसको वहां पे फ्री करने का काम करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा अगला क्वेश्चन, वो डिफाइन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड सिक्वेस्टरिंग एजेंट। तो जो हमारे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हैं वो क्या होते हैं और सिक्वेस्टरिंग एजेंट हैं वो क्या होते हैं, अगर उनकी हम लोग उनके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे कॉम्प्लेक्सिंग एक तरह से एजेंट है वो क्या होते हैं, द कॉम्प्लेक्सेशन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन in which the single metal ion are converted into the metal complex by addition of the reagent known as the ligand or complexing agent। तो इस कंडीशन में क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हमारे ऐसे एक तरह से हम कह सकते हैं वो रिएजेंट होते हैं वो जो कि हमारे हम जब उनको जो हमारे होते हैं तरह से वो मेटल आयंस उनके साथ में जब लेके आते हैं तो उनके बीच में रिएक्शन हमें देखने को प्राप्त होती है और ये यहाँ पे एक तरह का हम कह सकते हैं वो मेटल कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने का काम करते हैं। और इसमें जो हमारा एक तरह से वो कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने का काम करते हैं ऐसे रिएजेंट हमारे यहाँ पे लिगेंड या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यहाँ पे कहलाते हैं। और ईडीटीए को हम लोग एज ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट अधिकतर यहाँ पे उपयोग करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे सिक्वेस्टरिंग जो एजेंट हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे कॉम्प्लेक्सिंग एक तरह से एजेंट है वो अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है तो उस कंडीशन में वो एजेंट हमारे सिक्वेस्टरिंग एजेंट सिंपली कहलाते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है और वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है वो वाटर में सॉल्युबल है तो उस कंडीशन में वो जो हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है वो हमारा सिक्वेस्टरिंग एजेंट सिंपली यहाँ पे कहलाएगा। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन को प्रिसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रिसिपिटेशन। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस पेज पे बात करते हैं तो जो भी इनके बीच में आपको वो डिफरेंस भी आ सकता है या ये भी ये एक तरह से पूछ सकता है कि हमारा जो को प्रिसिपिटेशन है और पोस्ट हमारा प्रिसिपिटेशन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो हमारी वो डेफिनेशन है उसके यहाँ पे एक तरह से बारे में बात कर लेंगे, फिर हल्का सा इसका जो हमारा है डिफरेंस उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे होता है एक तरह से को हमारा प्रिसिपिटेशन होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हमारा एक तरह से हमारा होता है वो प्रिसिपिटेशन होता है तो उस कंडीशन में अगर जो हमारी इम्प्योरिटी है हालांकि वो भी वहां पे हमें अगर एक तरह से वो प्रिसिपिटेटेड होते हुए देखने को उस प्लेस पे एक तरह से प्राप्त होती है, हमारा जो एनालाइट है उसके एक तरह से वो साथ में अगर इम्प्योरिटी भी वहां
वहां पे प्रेसिपिटेट होती है। तो ये जो हमारा होता है एक तरह से फिनोमिना, ये हमारा यहाँ पे को प्रेसिपिटेशन सिंपली कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा है एनालाइट, उसके एक तरह से वो प्रेसिपिटेशन के साथ साथ में अगर कोई इम्प्योरिटी भी वहां पे उसके साथ साथ में वहीं पे प्रेसिपिटेट हो रही है, उसी एक तरह से समय वहां पे हो रही है, वो प्रेसिपिटेट हो रही है, तो वो हमारा जो होगा एक तरह से हमारा फिनोमिना है वो हमारा यहाँ पे को प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। और अगर हम लोग जो हमारा होता है पोस्ट हमारा होता है वो प्रेसिपिटेशन, उसके एक तरह से बारे में बात करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हमारा जो होता है वो प्रेसिपिटेशन जब वो वहां पे कंप्लीट हो जाता है और जो हमारा यहाँ पे फॉर्म होता है एक तरह से वो प्रेसिपिटेट, उसको जो उसका होता है एक तरह से मदर लिक्विड है, उसमें हम लोग वहां पे कुछ उस समय के लिए अगर वहां पे छोड़ देते हैं और उस कंडीशन में हमें वहां पे एक और एक तरह से जो हमारा सब्सटेंस है वो वहां पे प्रेसिपिटेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा होगा एक तरह से फिनोमिना, ये हमारा कहलाएगा पोस्ट प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे एक तरह से कहलाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं कि इन दोनों में हमारा अंतर क्या है, तो जो भी हमारा वहां पे हो रहा है एक तरह से हमारा टाइट्रेशन है, उसमें जो भी हमारा एनालाइट है जब वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, उसी के साथ साथ में अगर इम्प्योरिटी भी उसी टाइम प्रेसिपिटेट हो रही है, तो जो हमारा यहाँ पे फिनोमिना है ये हमारा कहलाएगा को प्रेसिपिटेशन। और अगर जो भी हमारा होना था वो प्रेसिपिटेशन जब वो हो गया, बट हमने जो भी हमारा प्रेसिपिटेट है उसको अगर हमने वहां पे फिल्टर या अलग वो नहीं किया और उसको एक तरह से कुछ टाइम तक के लिए उसका जो होता है एक तरह से मदर लिक्विड उसके अंदर छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में अगर कोई दूसरा सब्सटेंस कुछ समय बाद वहां पे प्रेसिपिटेटेड हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो हमारा पोस्ट प्रेसिपिटेशन सिंपली यहाँ पे कहलाता है। अब हम लोग जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं, व्हाट इज द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो ये जो हमारा होता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, वो यहाँ पे क्या होता है, इसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, सॉल्बिलिटी वो प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कंसंट्रेशन व्हेन द डिसॉल्व्ड एंड अनडिसोसिएटेड आयंस आर इन इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारे होते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं आयनिक जो हमारे एक तरह से कंसंट्रेशन है, जिसमें जो भी हमारे वो डिसॉल्व हमारे वहां पे आयंस होते हैं और डिसोसिएटेड जो हमारे आयंस होते हैं वो जब इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो उनका जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो हमारा यहाँ पे सिंपली हमारा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। तो एक बार आसान तरीके से और इसमें यहाँ पे एक तरह से बात कर लेते हैं कि जो भी हमारे एक तरह से वो डिसॉल्व और हमारे एक तरह से अनडिसोसिएटेड आयंस हैं, जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो उनका जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो हमारा सिंपली वहां पे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। और इसको हम लोग KSP से पे इंडिकेट करने का काम करते हैं। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये है हमारा द डिफरेंस बिटवीन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा होता है एक तरह से आयोडीमेट्री होता है, ये एक प्रकार का हमारा होता है डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है। और अगर हम लोग आयोडोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा एक प्रकार का इनडायरेक्ट टाइट्रेशन यहाँ पे होता है। और अगर हम लोग जो हमारा होता है एक तरह से आयोडोमेट्री होता है उसके एक तरह से बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड आयोडीन का जो हमारा होता है सोल्यूशन उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। और इस कंडीशन में हम लोग टाइट्रेशन यहाँ पे करने का एक तरह से काम करते हैं। जो भी हमारा वो सब्सटेंस है उसका टाइट्रेशन हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड आयोडीन का जो सोल्यूशन है उससे करने का काम करते हैं। और अगर हम लोग जो हमारा आयोडोमेट्री होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारी जो इसमें एक तरह से कह सकते हैं फ्री या वो लिबरेटेड हमारा आयोडीन होता है, उसको हम लोग किसी और प्राइमरी स्टैंडर्ड को उपयोग करके वहां पे कितना फ्री आयोडीन है उसकी कंसंट्रेशन को वो डिटरमाइन एक तरह से करने का काम करते हैं। तो वो हमारा जो टाइट्रेशन है वो हमारा आयोडोमेट्री सिंपली कहलाता है। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं, तो इसमें जो भी हमारा आयोडीन है वो एक प्रकार का हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे होता है वो सोल्यूशन होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड यहाँ पे होता है। और इस कंडीशन में जो हमारा आयोडीन है उसको हम लोग किसी और प्राइमरी स्टैंडर्ड को उपयोग करके उसका टाइट्रेशन यहाँ पे हम लोग करते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस हैं वो क्या होते हैं, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे होते हैं एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल वो मेथड्स आर ए वो क्लासिकल क्लास ऑफ टेक्निक इन द एनालिटिकल वो केमिस्ट्री विच स्टडी एन एनालाइट बाई मेजरिंग द पोटेंशियल इन वोल्ट एंड आर द करंट इन एम्पियर इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटेनिंग द एनालाइट। तो इस कंडीशन में अगर कोई हमारे पास होता है एक तरह से एनालाइट है और उसमें हम लोग उसको एक इलेक्ट्रोकेमिकल वो सेल में वहां पे उपयोग करते हैं, और उस कंडीशन में जो भी हमारा वहां पे होता है एक तरह से एनालाइट है उसमें जो हमारा एक तरह से होता है पोटेंशियल, उसको हम लोग वहां पे एक तरह से वो मेजर करते हैं, या उसमें जो हमारा करंट फ्लो होता है उसको अगर हम लोग वहां पे करते हैं वो मेजर करते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो हमारी एनालिटिकल टेक्निक है इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड सिंपली कहते हैं, और इसमें हम लोग अलग अलग जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोड उनको यहाँ पे उपयोग करते हैं, और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का वहां पे सोल्यूशन होता है उसमें हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या आयंस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको डिटरमाइन करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा वो कंडक्टोमेट्री होता है, हमारा एक तरह से पोटेंशियोमेट्री है, या जो हमारा पोलरोग्राफी है, ये हमारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो क्या होता है, तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं ये ऐसी हमारी वो डिवाइसेज होते हैं जो कि जो भी हमारी केमिकल यहाँ पे एनर्जी होती है उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसमें वहां पे एक तरह से कन्वर्ट करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो और ये यहाँ पे जो भी हमारा होता है पोटेंशियल उसको यहाँ पे वो जनरेट करते हैं, या जो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल एक तरह से वो करंट हमारा जो यहाँ पे एक तरह से हमारा फ्लो हो रहा है जब हमारी रिएक्शन हो रही है उस कंडीशन में उसको यहाँ पे एक तरह से मेजर करने के लिए जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिंपली कहते हैं। और इसमें हमारे यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ पे वो कनेक्ट करते हैं जिससे जो हमारा होता है यहाँ पे जो हमारा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशंस होता है उसको उसकी कंसंट्रेशन को उसकी एनालिसिस में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपने अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये है हमारा मेंशन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द पोटेंशियोमेट्री। तो जो हमारा यहाँ पे होता है पोटेंशियोमेट्री उसमें हमारे एक तरह से कौन कौन से इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग दो प्रकार के इलेक्ट्रोड को उपयोग करते हैं। पहला है हमारा दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा है हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो हमारे होते हैं वो रेफरेंस यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं, इन पे जो हमारा होता है पोटेंशियल वो हमें यहाँ पे एक तरह से वो नोन होता है, या इसको हम लोग जो कांस्टेंट हमारा पोटेंशियल है उस पे मेंटेन करने का काम करते हैं। और जो हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है इस पे जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे होते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसमें हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो सैचुरेटेड, हमारे वो कैलोमेल जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं वो सिल्वर क्लोराइड जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, और जो एक तरह से हमारा वो मरकरी सल्फेट का हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारे एक प्रकार के रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर हम लोग इंडिकेटर जो इलेक्ट्रोड हैं अगर हम लोग उनके बारे में बात करते हैं तो वो मेटल के हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। हाइड्रोजन का हमारा जो यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रोड होता है जो हमारा होता है वो क्विन हाइड्रोन, उसका जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड है हमारा एंटीमनी ऑक्साइड का जो इलेक्ट्रोड होता है। और जो हमारे ग्लास इलेक्ट्रोड्स हैं ये हमारे ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हम लोग एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यहाँ पे उपयोग करते हैं। और जो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसको हम लोग या स्पेस पे वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, और इस जो हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसकी तरह भी उपयोग कर सकते हैं। अगर जो हमारा स्टैंडर्ड HCl है उसके अंदर अगर हम लोग इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे डिप कर देते हैं तो उस कंडीशन में वो हमारा वहां पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो जाता है। और अगर हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसके अंदर अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं तो उस कंडीशन में वो इंडिकेटर
कैलकुलेटर इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। तो आई थिंक सो ये जो 25 क्वेश्चंस हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वहां पे एक तरह से प्रोवाइड कर दूंगा। जो हमारा वो टेलीग्राम का हमारा वो चैनल है उसमें भी आपको इसको मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, और ऐप पे भी मैं इसको वहां पे आपको एक तरह से प्रोवाइड कर दूंगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।